बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 6.2 के हवाले से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था कि हम एक लाइन का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उनके कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ऑलमोस्ट ये भी उसी के करीब तर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉर्ड होती क्या है। एक कॉर्ड कहा जाता है बेटा अलाइन सेगमेंट या अलाइन ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर ऐसी लाइन जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करे तो उसको क्या कहा जाता है, कॉर्ड का नेम दिया जाता है। हमें तो ये कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, मीन अगर हमें ए और बी के पॉइंट्स पता चल जाएं तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे आएंगे, कट ऑफ फ्रॉम द लाइन। अब वही बात आ गई, एक जो लाइन है वो सर्कल को मिनिमम एक पॉइंट पे टच करती है और मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गुजर सकती है। अगर ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में। अब देखो ये लाइन है, इस सर्कल को जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको इंटरसेक्ट करके गुजर रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन को और सर्कल को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई के जो 2 पॉइंट्स निकलेंगे उन पॉइंट्स को यूज करके जो ए से बी तक डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी। ठीक हो गया। कॉर्ड के वाले से मैट्रिक में डिस्कस भी कर चुके हैं कि अलाइन विच ज्वाइन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक हो गया। हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में कि हमें गिवन जो दिया हुआ है, गिवन कंडीशन को यूज करके हम सारा सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर पे सर्कल जो दिया है x² + y² = 26, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें, आसान सॉल्व करना क्या है, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 से हमारे पास 2x = क्या आएगा, 13 - 3y, या x हमारे पास क्या होगा 13 - 3y / 2। इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास पहले नंबर पे x² मीन 13 - 3y / 2 होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = 26। स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो b² - 2ab / 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² = 26। हम इन दोनों का कर लेते हैं LCM, या आप कर सकते हो बेटा मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे आएगा 169, सेकंड पे आएगा 9y², थर्ड पे आएगा 2 3 द 6 13 द कितना हो जाएगा, माइनस का 78 प्लस का 4y² = तो यहाँ से इकट्ठा करो 9 + 4 13y² माइनस का सॉरी बेटा 78y। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस 169 = 4 × 26। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 13y² माइनस का 78y प्लस का 169 = 104। तो आपके पास आएगा 13y², 78y, 169 - 104 = ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस का 65 = ये क्वाड्रेटिक इन y है। तो इधर से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हमें बेसिकली जो आंसर की तादाद मिलेगी उनकी तादाद कितनी होगी, 2। तो वहाँ से वो 2 डिस्टिंक्ट
पॉइंट बन जाएंगे। अगर हम इसको देखें, सबसे पहले क्या ये 13 पे डिवाइड होता है या इसमें से 13 कॉमन आ सकता है? आसानी से पता चल रहा है बेटा। देखो इसमें से 13 कॉमन, यहाँ पे तो 78 कैसे बना था? 78 बना था जब हमने 13 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 6 से। तो 100 टू डेज की यहाँ पे 6 बच जाएगा। और हम 5 के टेबल में जानते हैं बेटा 5 13 सॉरी, यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 5 13 दा 65, तो यहाँ पे 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टर मिल जाएंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू। बेटा बेहतर ये होता है कि आप दोनों फैक्टर को ज़ीरो करते हो। 13 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, सेकंड ज़ीरो। आप ये कह सकते हो 13 उधर ज़ीरो से डिवाइड होके ज़ीरो बन गया। फर्स्ट टू में से y कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा? y माइनस का 5 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y माइनस 5 कॉमन आने के बाद बाकी मिल गया y माइनस 1। इन दोनों को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या होगा? 1। इन y की वैल्यूज़ को आप क्या कर लो? पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सबसे आसान हमें इक्वेशन 3 नज़र आ रही है तो हम इसको किस में पुट कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। अदरवाइज जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे व्हेन y इज इक्वल टू 5, जब y 5 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 13 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको मिलेगा बेटा 13 माइनस 15 ओवर 2, माइनस 2 ओवर 2 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? माइनस 1। सो जो हमारा पहला पॉइंट बना a इंटू x1 y1 इज इक्वल टू a की वैल्यू x1 की वैल्यू माइनस 1 और y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5। मीन हमें a का पॉइंट मिल गया माइनस का 1,5। अब सेकेंडली जब हमारे पास सेकेंड नंबर पे व्हेन y इज इक्वल टू 1, इसको आपने क्या करना है? पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 13 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। 13 माइनस 3 हो जाएगा, 10 बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइंट b। सो b इंटू x2y2 इज इक्वल टू 5,1। ये दो आपको पॉइंट मिल गए। एक आपको नज़र आ रहा है बेटा -1,5 और दूसरा क्या आ रहा है 5,1। हमें बता कि जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों हम उन दो पॉइंट्स का यूज़ करके डिस्टेंस बड़ी आसानी से 4.1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम निकाल सकते हैं। हमें a और b दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए जो एक लाइन एक सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। अगली बात हमने क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हम लिखेंगे कि सो लेंथ ऑफ कॉर्ड किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? फ्रॉम a टू b। जो पॉइंट a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगी? लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी। डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके स्क्वायर और सेकंड में से सेकंड को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, तो आप लिखोगे -1 माइनस 5। a से b, चाहे b में से a को निकालो, 5 माइनस माइनस प्लस 1। सेकंड आपके पास क्या होगा? 1 माइनस का 5। तो आपके पास यहाँ से बनेगा 6 का स्क्वायर। देखो आप 5 माइनस 1 करते तो 4 आता, इससे आपको मिला -4, लेकिन आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 36 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या होगा? 52। आप 52 को जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 2 पे 26, 2 पे 13, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 13। आप इसके हवाले से जानते हो बेटा कि आप स्क्वायर रूट को किस तरह से आसानी से मैनेज कर सकते हो। ये 2 का स्क्वायर बनना था जो कैंसिल होके 2 आ जाता। आप इसका अगर आंसर बी वेरीफाई करो तो आपको पेज नंबर 387 पे इसका आंसर मिल सकता है
2 स्क्वायर रूट 13 और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं दिए, सिर्फ इसका बताया कि इसका डिस्टेंस होगा वो 2 स्क्वायर रूट 13 होगा। तो यहाँ से अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमें ये कहा जा रहा था लेंथ ऑफ द कॉर्ड। पहले नंबर 1 पे कॉर्ड है क्या, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट सर्कल के ज्वाइन करना। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बनेंगे कैसे, एक लाइन हमें पता है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करने का मीन हम सॉल्व करके वहाँ से x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए उस कोड की लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाई, इक्वेशन 2 1 से 2 में पुट करना आसान है, 2 से 1 में वैल्यू डिफिकल्ट है, उसमें स्क्वायर आ रहा है। इसमें से चाहे x या y निकालो, मैंने x को फाइंड आउट किया, उसको जब इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक से y की वैल्यू आई, जब y की दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट की, वहाँ से x के आंसर आ गए, जो हमें एक पॉइंट A मिल गया और दूसरा पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स को हमने जब यूज़ किया A से B तक का डिस्टेंस, तो हमें क्या मिल गया कि लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कोड फाइंड आउट होगी कि वो लेंथ ऑफ कोड क्या है। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी कुछ डिटेल बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या, 264 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी, टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करो विच इज़ पैरेलल टू। अब यहाँ से एक बात आती है कि अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, देखो इसका क्या आ रहा है, वो ऐसी टेंजेंट लाइन होगी जो पैरेलल होगी। अब एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल इस सर्कल के लिए नोट कीजिएगा, मैं कहता हूँ हमारे पास एक सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, वो टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वो जो आपको गिवन लाइन दी है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन यहाँ पे थी, गिवन लाइन है, हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है, इसके पैरेलल हम कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, 2, चाहे ये इनसाइड हो या चाहे ये सर्कल के आउटसाइड थी, ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर वो इनसाइड द सर्कल है फिर भी उसके पैरेलल 2 लाइंस टेंजेंट की आ सकती हैं, अगर वो आउटसाइड द सर्कल है तो फिर भी बेटा उसके पैरेलल 2 लाइंस आ सकती हैं टेंजेंट के लिए। हमने इस सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा करनी थी, मैंने आपको इनिशियली तभी बताया कि अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, तो देखो इस लाइन के पैरेलल हम 2 टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं जो हमें गिवन नज़र आ रही है। देख लो किसी आउटसाइड पॉइंट से टच करके टेंजेंट लाइन 1 और टेंजेंट लाइन 2, अगर ये लाइन इनसाइड द सर्कल नहीं थी, आउटसाइड द सर्कल थी, फिर भी बेटा देखो क्या इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 टेंजेंट आपको नज़र आ रही हैं, चाहे जितने मर्जी ड्रा कर लो, लेकिन आपको हर एक लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर 2 टेंजेंट लाइन ही मिलेंगी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक बार पैरेलल आ रहा है और एक बार हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। मैं दोनों करवाऊंगा, स्मार्ट सिलेबस में एक है लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अब पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन को आप माइंड में लेके आओ। सबसे पहले एक लाइन पैरेलल है, सिंपल सी बात है, स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या हम कहेंगे वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये तो चैप्टर नंबर 4 था जिसमें हम पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन को डिस्कस कर सकते थे। अब कहाँ पे हमारे पास स्लोप की कंडीशन यूज होती है, आप लोग बेटा पेज नंबर 258 के ऊपर देखो, वहाँ पे क्या लिखा है, अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट द सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट। अगर एक लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग लिखेंगे कि अ लाइन, इसका प्रूव नहीं है बेटा, इसी वजह से मैं डायरेक्टली आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्कल, कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, इज इक्वल टू, चाहे ये r का स्क्वायर हो सकता है
चाहे ये ए का स्क्वायर हो सकता है, बुक में ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा है। आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हो कि आर और ए सेम ही बात है। अगर एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो देन यहां से हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है? देन अब कंडीशन को जरा देखिएगा हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। आप लोग अगर देखो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रूव में क्या लिखा है कि इट इज नॉन फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री दैट अ लाइन कैन मीट अ सर्कल एट मोस्ट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्व भी करवाया कि एक लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उससे क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर हमें मिलते हैं, उन 2 फैक्टर को हम पुट करके एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, देखो लाइन में से वाई की वैल्यू निकली है, उसको सर्कल में पुट करना है। जब आप देखोगे तो आपको जो इक्वेशन नंबर 3 नज़र आ रही है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो यहाँ से पता चलता है कि एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दिस बीइंग क्वाड्रेटिक इन एक्स गिव टू वैल्यू ऑफ एक्स सेज x1 x2, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सॉल्व भी किया है। दस दी लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट फॉर नेचर ऑफ द पॉइंट्स, नेचर ऑफ रूट से क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ पॉइंट्स क्या होगी? वी यूज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जब उसका रूल यूज किया तो आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट किस फॉर्म में हासिल हुआ? देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया 4 इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, या बुक में जैसे लिखा उस तरह से करते हैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस में रेडियस ए है तो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो बेटा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके नीचे लिखा बेटा ये आपको डिस्क्रिमिनेंट के, हम पॉइंट्स की नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर, नीचे कंडीशन लिखी हुई है, उन कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन पॉइंट्स की नेचर्स क्या होगी? हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, किसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला? ऑफ पॉइंट्स। जो आपको पॉइंट्स हासिल होंगे उनका डिस्क्रिमिनेंट, उनकी नेचर किस तरह की होगी। नंबर 1 पे अगर हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या लिखा? पॉइंट्स आर, हम ग्रेटर देन 0 क्या कहते थे? रियल एंड नॉन इक्वल या अनइक्वल बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसके लिए हमारे पास का रियल एंड डिस्टिंक्ट, अनइक्वल डिस्टिंक्ट होता है बेटा, डिफरेंट। तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो माइनस सी स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो इसके पॉइंट्स के लिए क्या होगा? पॉइंट्स आर, ये क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट मीन। इसके जो पॉइंट्स आएंगे सर्कल के ऊपर, क्यों हमें पता है एक लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, मीन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये एमसीक्यू की 2 तरतीब मैंने बता दी। सेकंड, अगर हमें यही कंडीशन माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन 0 नजर आए, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो। तो अब बेटा जब रूट्स नेगेटिव होते थे, लेस देन 0 होते थे, तो बेटा उस टाइम हम कहते थे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे? इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, जिसको हम अनइक्वल भी बोलते थे, वहाँ पे अनइक्वल रूट्स होंगे। तीसरे नंबर पे देखो हमें यहाँ से सी की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन के साथ नजर आ रही है। थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, या हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए। तो इस बार हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे? तब हम क्या यूज करते थे? रियल एंड इक्वल का वर्ड। तो यहां पे क्या है? देखो रियल एंड कॉन्सिडेंट,
कॉन्सिडेंट पॉइंट कौन से होते हैं? जो एक ही जगह पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक ही जगह पे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ से हमें अगर देखा जाए तो हमने वो लाइन कंसीडर की थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या यहाँ से आसानी से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे कि अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट। ये एमसीक्यू है बेटा, इसकी कंडीशन, इसके लिए क्या होगा? रियल एंड कॉन्सिडेंट। ये 3 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बुक में ए स्क्वायर लिखा, मैं भी ए स्क्वायर लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ए रेडियस को इंडिकेट करता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हमारे पास क्या हो, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। हम जब स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, ये भी एमसीक्यू के लिए है बेटा, कि अगर एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड किया जाएगा तो प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो यहाँ से सो हमारे पास लाइन किसकी इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब उस सी की जगह पे क्या आएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपको याद करने की तरतीब बता देता हूँ, जहाँ पे आपको कहा जाएगा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखो पीछे हमें क्या दिया था, एक पॉइंट को यूज करके आप टेंजेंट और नॉर्मल निकालो। यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे ये है कि स्लोप की डिस्कशन हो रही है, पैरेलल और परपेंडिकुलर आ गया। देखो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो जब आपको बेटा पैरेलल या परपेंडिकुलर कहा जाएगा तब आपको स्लोप यूज करनी पड़ेगी। तो आप स्लोप वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तब टेंजेंट होगी किसी सर्कल के ऊपर जब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एक्स प्लस माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे a रेडियस को शो करता है और m जो है ये किसको शो करती है, स्लोप ऑफ लाइन। अगर आपको ये गिवन लाइन जो दी होगी उसकी स्लोप होगी। ठीक हो गया, हम स्लोप और पॉइंट का यूज़ करके आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। जब आपको कहा जाए फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दिस सर्कल एंड पैरेलल टू दिस लाइन या परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो आप ये टेंजेंट की फॉर्म यूज़ कर सकते हो, इसी को यूज़ करना है, बाकी हम कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बाकियों में पैरेलल या परपेंडिकुलर के लिए स्लोप की डिस्कशन ही नहीं है, स्लोप की डिस्कशन सिर्फ इसमें हो रही है। तो मैंने आपको बताया अभी कि देखो आपको यहाँ पे कितनी लाइंस मिल रही हैं, प्लस माइनस के साथ 2। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक सर्कल के लिए अगर मैं कहूँ ये हमारे पास गिवन लाइन थी, तो इसके लिए 2 पैरेलल हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये टेंजेंट लाइन 1 एक साइड पे और दूसरी इसके पैरेलल, चाहे ये लाइन इनसाइड द सर्कल, वैसे तो हमें इंटरसेक्ट का कहा जा रहा है ना, इंटरसेक्ट करती है तो जाहिर बात है ये सर्कल के इनसाइड ही रहेगी, आउटसाइड नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये लाइन आउटसाइड द सर्कल बी हो तो आउटसाइड बी मैंने आपको बताया कि पैरेलल 2 टेंजेंट हो सकती हैं या परपेंडिकुलर 2 टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप परपेंडिकुलर का सोच रहे होंगे कैसे, अगर ये लाइन यहाँ पे आ जाती, ये गिवन लाइन, तो आप देख लो आपको 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर इसके ऊपर नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो आपने कॉन्सेप्ट में ये याद रखना कि 2 पैरेलल या परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा तो आप टेंजेंट लाइन क्या यूज करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस एम का स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को, इन एमसीक्यू को अच्छी तरह से माइंड में याद रखिएगा। ये बोर्ड में एमसीक्यू काफ़ी सारी बार पूछे जा चुके हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन करें तो हमें काफ़ी हद तक आसानी हो। ठीक हो गया बेटा। इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल याद रखना है कि क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।